जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हेड कांस्टेबल आरपीएफ रूल 72 के तहत जो एग्जाम 12 तारीख को हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और यह वीडियो चाहे आपने हेड कांस्टेबल का एग्जाम दिया है या नहीं दिया है उनके लिए भी आवश्यक है। चाहे आप आरपीएफ रूल 72 के तहत या आरपीएफ रूल 70 के तहत एएसआई, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम के पेपर से आगे के एग्जाम को सोचा जा सकता है कि किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इस क्वेश्चन का एक अलग पर्सपेक्टिव भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इस सवाल को कैसे ट्विस्ट करके आपके लिए इस सवाल को जो है टफ बनाया जा सकता है। तो आशा करते हैं कि आपके लिए यह पूरा वीडियो जो है इम्पोर्टेंट होगा। जो भी लोग प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ में, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी दे के जाएगा जिसे आप आज से पहले इग्नोर कर रहे थे। तो चलिए बिना समय गमाए अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस करना कि कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो पहला सवाल आपको पहले 10 सवाल राजभाषा से है। तो हु प्रिपेयर द एनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सिंपल है कि ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए अगर कोई विभाग काम करता है, मंत्रालय काम करता है, तो उस मंत्रालय का नाम है गृह मंत्रालय। तो ये जो गृह मंत्रालय है ये इसका सही उत्तर होगा। तो ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हैं सारे सवाल वहीं से आए हैं और हर बार सवाल वहीं से आते हैं, तो आप आसानी से आप उसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो राजभाषा वाले पार्ट से आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पूछता है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है इसके बारे में पूछ रहा है। तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। तो उन 22 भाषाओं के बारे में जो है बताया गया है 8वीं अनुसूची में। चलते हैं आगे। अगला जो सवाल है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि हर साल हम हिंदी दिवस मनाते हैं, विभाग में भी मनाते हैं और हिंदी जो राजभाषा विभाग है वो भी मनाती है। तो 14 सितंबर को हर बार हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आर्टिकल 344 में जो है राजभाषा आयोग के गठन के बारे में पूछा गया है। तो पूछा रहा है कि जो आर्टिकल 344 के तहत जो राजभाषा आयोग बना था उसमें पहले राजभाषा आयोग जो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन थे उसका गठन कब हुआ और उनके चेयरमैन कौन थे। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है। 1955 में हुआ और बीजी खरे, खेर कहिए या खरे, बीजी खेर जो है वो उसके अध्यक्ष थे। तो ये सिंपल सवाल था, लेकिन आपको अंत में मैं बताऊंगा कि एएसआई और सब इंस्पेक्टर में आपको राजभाषा से किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। अगला है 92वें संविधान संशोधन में किस भाषा को नहीं जोड़ा गया। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में नहीं और सही इन सब चीजों का जरूर ध्यान दीजिएगा एएसआई और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। तो नहीं पूछा गया है। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसका की ट्रिक हमने आपको बता रखा है सबडोम। ये सिर्फ ट्रिक है, इसको पर्सनली नहीं लीजिएगा। तो सबडोम में क्या हो गया, संथाली और मैथिली, डोंगरी और उसके बाद क्या था, सबडोम, बोडो। तो यहाँ पर देखिएगा मणिपुरी जो है ये मणिपुरी नहीं होगा, संथाली अगर यहाँ होता तो वो चारों भाषाएं इसको कंप्लीट कर देता। मणिपुरी जोड़ा गया था, वो आगे वो सवाल है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नमक वाले पर। 71वां संविधान संशोधन किस वर्ष में अधिनियमित हुआ। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 71। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी का जो डेफिनेशन है, राजभाषा अधिनियम वाला वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बताया है 2 के बी में जो है हिंदी डिफाइन है और उसमें यह कहा गया है हिंदी मीन्स हिंदी इन देवनागरी
स्क्रिप्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेक्शन 2B ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। आगे कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट एवरी स्टेट शैल endeavor to provide an adequate facility for instruction in mother tongue at primary stage of education। तो प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में मदर टंग का प्रयोग किया जाएगा। तो हिंदी के विकास के लिए जो सेक्शन है 350A, उसी से यह सवाल पूछा गया है। तो संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक जो है राजभाषा के बारे में बताया गया है, और उसी से संबंधित यह वीडियोस में ये सवाल भी पूछे गए हैं उसी के संदर्भ में। अब देखिए ये सवाल आ गया कि 71वां संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। किन 2 भाषाओं को? इसका भी ट्रिक हमने बता रखा है, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए, यहाँ नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी ये सही उत्तर है। इसके बाद बोलता है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, मतलब जो ऑप्शन में दिया गया है उनमें से जो 8वीं अनुसूची की है वो भारत में उसमें सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बंगाली इज द राइट आंसर। बंगाली जो है वो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। आगे देखते हैं, नई संसद के निर्माण का परियोजना का क्या नाम है? तो यहाँ से आपको जीके वाले वीडियो दिख रहे हैं। उससे पहले मैं आपको राजभाषा में बता दूं, ये लास्ट 10वां सवाल था राजभाषा का। राजभाषा के 10 सवाल, आपके सब इंस्पेक्टर में 8 सवाल रहेगा। उस 8 सवालों में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी सवाल को टफ बनाने के लिए सिंपल सा यही किया जाता है कि या तो उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स जोड़ दिए जाएं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मल्टीपल स्टेटमेंट जोड़ दिए जाएं, क्योंकि हमेशा हमें ऑब्जेक्टिव सवालों में किस प्रकार की प्रकृति हल करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर, जैसा कि इसमें पूछा गया है और इस एग्जाम के अनुसार ये सही भी है। लेकिन सब इंस्पेक्टर और एएसआई के एग्जाम में आपको इन्हीं क्वेश्चनों को क्या कर दिया जाएगा, आपको कर दिया जाएगा स्टेटमेंट वाइज, और 1-2 स्टेटमेंट जैसे ही जोड़ देगा आप उस सवालों को पढ़ करके कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर ध्यान से आप तैयारी करेंगे तो आपके वो सवाल नहीं छूटेंगे। अब आते हैं जनरल नॉलेज में। तो जनरल नॉलेज नहीं है, जनरल अवेयरनेस है आपके प्रोजेक्ट में, जो भी है जनरल अवेयरनेस है आपके सिलेबस में। तो अवेयरनेस का मतलब होता है कि वो सारी जानकारियां जो आपके इन्वायरमेंट में, मतलब आपके चारों तरफ हो रही हैं देश के लिए और विदेश के लिए, तो जो भारत के परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट है उससे सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो जो पहला सवाल पूछा गया है, अभी अभी नए संसद भवन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इसलिए ये पूछ लिया कि नई संसद भवन की जो परियोजना थी उसका क्या नाम है? तो प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा उसका नाम है। तो ये सब इंस्पेक्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, आनुवांशिकता का नियम, आपको बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी से सवाल पूछे जाएंगे। आप फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दीजिए तो भी चलेगा, लेकिन बायोलॉजी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वहां आपको सवाल आने ही आने हैं। आनुवांशिकता का नियम, द लॉ ऑफ हेरिडिटी या जेनेटिक्स जिसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल जो है वो जेनेटिक्स के लिए जाने जाते हैं। आगे देखिए, इसरो का फुल फॉर्म, तो जब भी आपको फुल फॉर्म वाला सवाल आ जाए तो हमेशा ही चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप उसे आसानी से हल कर लेंगे अगर चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे तो। लॉजिकल अगर इसमें देखें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, फिर दिया इंडियन स्पोर्ट्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय खेल अनुसंधान संगठन, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और इंडियन स्पेस रीडेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय पुनर्विकास अंतरिक्ष संगठन। तो कितना क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप नहीं जानेंगे तो मिस्टेक कर जाएंगे इसमें। तो ये इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो फुल फॉर्म पे आपको ध्यान देना है। अगला देखिए, फिर भूगोल से सवाल आ गया, ज्योग्राफी, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो हम लोग झील को भी कवर करेंगे आगे। आते हैं, यहाँ संविधान से सवाल आ गए, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी? 3 प्रकार की इमरजेंसी का जिक्र है। किसमें? 352, 356, 360 में। 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है, प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में, और 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। इन सब चीज़ों के वीडियोस आपके अपलोड भी है और आगे इस पर डिटेल वीडियो भी आएगा,
जहां से कि सवाल छूटने की संभावना नगण्य रहेगी। आगे चलते हैं। लार्जेस्ट कॉफी प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो फिर ये आ गया, ज्योग्राफी से सवाल है, लेकिन ये आपको जानना है कि भारत में चाय कहाँ ज्यादा होता है, भारत में कॉफी कहाँ ज्यादा होता है, भारत में तेल कहाँ ज्यादा होता है, भारत में कोयला कहाँ ज्यादा होता है। इन सब चीजों के बारे में आपको जनरल अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आप भारत के निवासी हैं। तो कर्नाटक में जो है कॉफी सबसे ज्यादा होता है। आगे जो सवाल देखिए, एंशियंट हिस्ट्री को भी देखना है। ये एंशियंट हिस्ट्री का सवाल है। आधुनिक आधुनिक जो सॉरी प्राचीन भारत से कि संस्कृत ग्रामर के लेखक कौन है, और इसको बुक्स एंड राइटर में भी आप ले सकते हैं। तो पाणिनि जो है, ये एंशियंट की घटनाएं हैं, और वहां पर पाणिनि जो है उनको संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। आगे आते हैं, रिवर लूनी। फिर आया आपका ज्योग्राफी। नदियों के बारे में आपको जानना है कि नदियों का उद्गम स्थल, वो कहाँ गिरती है, किनसे मिलती है, कहाँ संगम बनाती हैं, संगम को क्या बोलते हैं। ये सारे पर्सपेक्टिव को आपको कवर करना है। तो ये जो जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप अगर कैरी कर रहे होंगे इन शब्दों को, तो आप समझ जाएंगे कि मेरा दिशा क्या है, आप लोगों को एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो लूनी नदी के बारे में ही क्यों पूछा गया, क्यों? क्योंकि लूनी नदी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लूनी नदी उद्गम तो होती है, लेकिन वो किसी भी नदी में नहीं गिरती है, क्योंकि भारत में अरब सागर है और क्या है, बंगाल की खाड़ी है। नदियां इसी में आके गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में भी गिरती है। लेकिन जो लूनी नदी है, इसका उद्गम तो जरूर होता है पुष्कर के पास, लेकिन यह खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले ही कच्छ के रण में जो है गुम हो जाती है। तो इसको जो कहते हैं ना, गुम नदी भी, गुमनाम नदी भी कहा जाता है। आगे आते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा बालासोर रेल दुर्घटना किस राज्य में स्थित है। तो बालासोर में रेल दुर्घटना हुई, जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, और वो बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा, इसलिए ये पूछा गया कि बालासोर कहाँ है। तो उड़ीसा में है। अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो आप आसानी से इसे कर लेंगे। आगे फिर देखिए, आ गया बायोलॉजी। आपको आ गया, ये बायोलॉजी नहीं कहिए, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है एक तरह से कहिए तो। डॉक्टर वर्जिस कुरियन इज फेमस इन द फील्ड। तो अर्थव्यवस्था में डेयरी विकास के लिए जो है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे आगे, पीली क्रांति किसको कहते हैं, भूरी क्रांति किसको कहते हैं, और गुलाबी क्रांति किसको कहते हैं। इन सब चीज़ों को जीके के वीडियोज में कवर किए जाएंगे, और वहीं से सवाल आपके छपेंगे। तो डॉक्टर वर्जिस कुरियन जो है, डी कुरियन यहाँ लिखा है, उनका पूरा नाम वर्जिस कुरियन है। ये डेयरी विकास के क्षेत्र में इनका योगदान रहा है। अब आइए आपके लिए रीजनिंग का पार्ट। तो पासा आपको देख लेना है कि पासा, पासा से सवाल पूछा गया है यहाँ पर, और ये पूछता है कि दोनों स्थितियां दर्शाई गई हैं, पांच के पीछे का, पांच के पीछे जो है कौन सा संख्या होगा। तो बहुत सा सिंपल, देखिए इस दोनों पासा को एनालाइज करना है। यहाँ पर एक दिख रहा है और यहाँ पर एक दिख रहा है, इसका मतलब पासा जो है कि इस ना तो एंटी क्लॉक ना ही क्लॉक घुमा है। ये पासा एंटी क्लॉक नहीं घुमा है, ना ही क्लॉकवाइज घुमा है, इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड घुमाया गया है। तो आप देखेंगे ये पासा में, इस पासा में दो यहाँ दिख रहा है, और इस पासा में दो यहाँ दिख रहा है। अगर हम इसको अपवर्ड घुमाते हैं तो ये दो यहाँ आ जाएगा, तो वही दो यहाँ आ गया। तो जैसे ही हम अपवर्ड घुमाएंगे तो नीचे से जो संख्या आएगी वो यहाँ दिखेगी, तो नीचे से 5 यहाँ आ गया, और यहाँ पर जो संख्या दिख रही है 4, इसकी जगह 2 आया, और ये 4 पीछे जाके छुप गया। इसका मतलब 5 के पीछे कौन सा था संख्या, वो संख्या थी 4। तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस से हल कर लेंगे इसको, बहुत आसान है। आगे देखिए, ये नंबर सीरीज के सवाल हैं। डैम श्योर है, एक सवाल आपके एग्जाम में भी रहेगा। पासा से भी आपके एग्जाम में सवाल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पासा सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है रीजनिंग का, जिसे हल करने में थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सा आपका क्या लगता है, रीजनिंग लगता है, आपकी तार्किक योग्यता लगती है। तो आप देखिए इस नंबर सीरीज को, आप 36, 34, 30, 28 एंड 44 एंड डैश वाज द नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो सिंपल है, देखिए 36 में 4 घटा 2 घटाए 34, 34 में 4 घटाए 30, फिर 2 घटाए 28, 4 घटाए 24, तो फिर घटेगा कितना, फिर घटेगा 2, और जब हम 2 इसमें माइनस करेंगे तो 22 इज द आंसर। आते हैं नेक्स्ट, कहता है कि एक लड़का जो है अपनी साइकिल से उत्तर की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, और उसने अपने आप को अपनी शुरुआती बिंदु से 1 किलोमीटर पश्चिम पाया। तो शुरू में उसने उत्तर से कितनी दूरी थी। तो यहाँ पर मैंने इसे पहले ही हल कर रखा है ताकि आपका समय बच जाए। यहाँ से इस लड़के ने शुरू किया, उत्तर की तरफ गया, यहाँ तक जाने के बाद बाएं 1 किलोमीटर चल के यहाँ आया, फिर बाएं वो जो है
फिर 2 किलोमीटर चलता है और जब यहाँ आता है तो वो अपने निर्धारित स्थान से खुद को पश्चिम की तरफ पाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर से वो पश्चिम ही है, क्योंकि ये उत्तर है तो दाहिने साइड पूरब होगा, बाएं साइड पश्चिम होगा। और यहाँ पे लड़का खड़ा है, तो जब हम इस लाइन को जोड़ेंगे तो इसकी दूरी कितनी होगी, ये 1 किलोमीटर थी, सॉरी। तो ये क्या बोलता है, ये 1 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर और फिर ये 2 किलोमीटर है। तो पहले उसने कितनी दूरी चली है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 2 किलोमीटर ही हो जाएगी। तो 2 किलोमीटर इसका सही उत्तर है। तो डायरेक्शन हमने पढ़ा रखा है, सवाल आपको आएंगे। अब फिर आगे आपको ज्योग्राफी से सवाल, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, उत्तराखंड में है। आइए देखिए, ये मीनिंगफुल, ये रीजनिंग के सवाल आ गए, आपको मीनिंगफुल में व्यवस्थित करना है। तो इसमें 2 आंसर दिए गए हैं, बी और डी, लेकिन मेरे हिसाब से एप्रोप्रिएट इसका आंसर बी ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, शब्द है, पैराग्राफ है, सेंटेंस है और लेटर है। तो अगर हम देखें तो शब्दों से मिल करके सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंसों से मिलकर पैराग्राफ बनते हैं और पैराग्राफ से मिल करके लेटर बनता है। लेकिन यहाँ उल्टा सीक्वेंस लिखा है, तो लेटर पैराग्राफ से बनता है, पैराग्राफ सेंटेंस से बनता है, सेंटेंस जो है वो शब्दों से बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस प्रकार के रीजनिंग भी आपको आ सकते हैं। आगे देखिए, ये कितना बढ़िया वेन आरेख है। वेन आरेख का सवाल आपको दिख सकता है, कहता है कि लाभ, लाभांश और बोनस के बीच जो संबंध दर्शाता है। तो सिंपल है, अगर आप कभी अपने अपने बैंक में पैसा जमा करते हैं, जो आपका सेविंग अकाउंट में पैसा जमा होता है, उससे आपको लाभ मिलता है। लाभ अगर मिलता है और कभी-कभी क्या होता है, बोनस मिलता है। तो लाभांश होता है, लाभ के ऊपर लाभ, लाभांश होता है, मतलब लाभ का एक हिस्सा लाभांश होता है और बोनस एक तरह से आपको बोनस समय-समय पे हर साल मिलता है। तो लाभ क्या हुआ, ये दोनों लाभांश और बोनस क्या है, ये आपके लिए प्रॉफिट है। आपके पेमेंट के अलावा आपको ये मिलता है, डिविडेंड एंड बोनस। तो इसीलिए लाभ के भीतर जो है लाभांश और बोनस आएंगे। तो ये वाला जो वेन आरेख है ये सही हो जाएगा। आगे आते हैं, कहता है एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सुरेश का उस लड़के के साथ क्या संबंध है? तो सिंपल, जब भी ब्लड रिलेशन के सवाल आए तो आप अपने ऊपर उस सवालों को लेकर के हल करिएगा, तो काफी सिंपल हो जाएगा। तो सुरेश एक लड़के ने, मैं वो लड़का हूँ, और सॉरी, लड़का जो पिक्चर है सुरेश मैं हूँ, तो सुरेश ने, मैंने इशारा किया, यह मेरी माँ के इकलौते बेटा, मतलब मैं खुद हूँ का बेटा है, वो मेरा ही बेटा है, इसका मतलब वो, मैं उसका पिता हूँ, सुरेश जो है पिता है। तो सिंपली आपको हल कर लिए। फिर आपको ज्योग्राफी से आ गया सवाल, माउंट एवरेस्ट पीक इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। सिंपल सवाल है बट ट्रिकी है। हमेशा हम माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे बड़ी चोटी पढ़ते हैं, लेकिन ख्याल देश का नहीं आता है। देश हम भारत का ख्याल कर लेते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन नेपाल, नेपाल में वो अवस्थित है। आगे देखिए ये सवाल, ये आपको नंबर सीरीज का ही सवाल कहिए, बस थोड़ा सा ट्रिक किया गया इसमें और कुछ नहीं, दिखाने के लिए। ये नंबर मार्क का है, क्या है, इन तीनों का कैसा रिलेशन बनेगा कि यहाँ 8 बन जाए, इन तीनों का रिलेशन करके 10 बन जाए, तो वही रिलेशन करके यहाँ पर आएगा। तो देखिए तीनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5, 4, 9 एंड 7, 16 हो गया। 16 को हम आधा करेंगे कितना होगा, 10 होगा। फिर इसका संबंध देखते हैं, 9, 6, 15, 5, 20 का आधा करेंगे 10 होगा। तो 7, 3, 10, 2, 12 का आधा करेंगे 6। तो 6 इज द राइट आंसर। आगे आइए, ये वाटर इमेज, और इसको मिरर भी बोलते हैं, मिररिंग, ये भी रीजनिंग का सवाल है। इसमें मिररिंग करेंगे तो आप सिंपली देखेंगे, ए को अगर पानी में देखेंगे तो ये उलट के नीचे आ जाएगा, इसका टंगड़ी ऊपर हो जाएगा, तो ए हो गया। 1 को आप इसको नीचे करेंगे तो इसका मुंडी इधर की तरफ से 1 लिखा जाएगा, तो ये हो गया। एम को उल्टा करेंगे डब्ल्यू हो जाएगा, 3 को उल्टा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बी को उल्टा करेंगे तो वो पी बन जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको काफी आसानी से आप कर सकते हैं। और एग्जाम में हम लोग भी जब इसको हल करते थे तो हम लोग पहले जो है डिजिटल वॉच पहन के नहीं जाते थे, हम लोग जाते थे कौन सा वॉच पहन के, हम लोग जाते थे मिरर वाला वॉच, जो सिंपल है एनालॉग वॉच, उसको पहन के जाते हैं। उसमें अगर आप मिररिंग करेंगे तो आपको वो चीज़ आराम से दिख जाएगा और उसका उत्तर आप सही लगा लेंगे। चलिए आगे, ऑब्स्ट्रक्टिंग अ रेलवे सर्वेंट इन हिज वर्क। रेलवे एक्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है। आपके लिए रेलवे एक्ट के सीधे सवाल नहीं आएंगे, आपके लिए मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग, विच पनिशमेंट इज करेक्ट एंड रॉन्ग, इस प्रकार के सवाल आप देखने के लिए तैयार रहिएगा सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। लेकिन यहाँ आपको सिंपल पूछा गया है, तो जब आप सिंपली इसको याद रखेंगे तभी आप स्टेटमेंट बेस्ड सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ एक हिदायत आपके लिए है और एक सलाह भी, कि जब भी आप किसी सवाल को हल करें, चाहे वो कितना भी आसान हो और कितना भी सिंपल हो, उस सवाल को पूरी तरीके से पूरा पढ़ने की आदत अभी से डालिए।
अगर आप उन आदत को शुमार नहीं करते हैं, अपने अंदर समाहित नहीं करेंगे, तो आप एग्जाम में फिर शॉर्टकट में पढ़ेंगे और गलतियां कर देंगे और बाद में आकर के पछतावा करेंगे। इसलिए जब भी कोई सवाल आए पूरा पढ़िए। ऑब्स्ट्रक्टिंग अ रेलवे सर्वेंट इन हिज वर्क इज अ क्राइम अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट, पूरा हमने पढ़ा। 146 हमको पता है, इसलिए 146 वेरी सिंपल। रेलगाड़ी के इंजन पर यात्रा करना रेलवे अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपराध है? आपको ये 2-4 अपराध एक में मिला करके सवाल पूछा जाएगा। तो इंजन हो, छत हो, पायदान हो, 156 में इसको है समझाया गया है। फिर देखिए एट अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग, पहली बार ये पूछा गया है। ये सेक्शन आज से पहले किसी एग्जाम में प्रमोशन में नहीं पूछा गया था, इस एग्जाम में पहली बार पूछा गया है। अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग को अगर कोई व्यक्ति या नेग्लिजेंसली पार करता है, कोई भी वाहन को पार कराता है, तो वो किस सेक्शन के तहत जो है अपराधी है? तो सेक्शन 161 में इसके बारे में बताया गया है। आगे चलिए, कोई व्यक्ति जो है रेलगाड़ी के डब्बे में नशे या मत्तता की हालत में पाया जाता, न्यूसेंस करता है, तो वो किस धारा में अपराधी है? तो सेक्शन 145 में न्यूसेंस एंड ड्रंकन्स के बारे में बताया गया है। तो जो मैंने आरपीएफ ऐप पे अभी आरपीएफ रूल 72 फुल कोर्स पढ़ाया है, वहाँ उस वीडियो को देखिएगा। वहाँ मैंने बड़े सलीके से, बड़े तरीके से और डीपली उसको कवर किया है। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर इनरोल करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, तो उस कोर्स में इनरोल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, ये आपके लिए कंपल्सन नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए ऑप्शनल है। आइए, फॉरवर्डिंग नोट के बारे में पूछ लिया कि किस सेक्शन में है, तो फॉरवर्डिंग नोट 64 में है। आपको सीधी तरीके से पूछ सकता है कि फॉरवर्डिंग नोट इसमें है और रेल रिसीट इसमें है, दोनों को अपोजिट कर देगा और पूछेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है। डेमरेज इसमें है, वारफेज इसमें है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? या नहीं तो देगा मैच द फॉलोइंग इनटू करेक्ट ऑर्डर, डेमरेज, वारफेज, रेल रिसीट, रेलवे फॉरवर्डिंग नोट, इधर सेक्शन दे देगा सारा। अब आप मिलाते रहिए किस में कौन सा है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। रेलवे में आरक्षित टिकटों में दलाली करना किस धारा के अंतर्गत अपराधी है? सॉरी, किस धारा के तहत अपराध है? इसमें बोलता है किस एक्ट के अंतर्गत, नॉट धारा होगा, किस एक्ट, अधिनियम के तहत अपराध है। तो क्या रेलवे एक्ट है, आरपीएफ एक्ट है, आईपीसी है, आरपीओपी है? तो रेलवे एक्ट 143 में इसके बारे में बताया गया है। आगे आते हैं, अनावश्यक रूप से ट्रेन में संचार साधनों का हस्तक्षेप करने पर किसमें है? तो 141 रेलवे एक्ट में इसके बारे में बताया गया है, अलार्म चैन पुलिंग जिसको बोलते हैं। अनटुवर्ड इंसिडेंट 10 धारा में दी गई है, रेलवे एक्ट की किस धारा में अनहोनी घटना दी गई है? तो यहाँ डेफिनेशन पूछा है कि अनटुवर्ड इंसिडेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन, तो सेक्शन 123 के सी में डिफाइन किया गया है, लेकिन यहाँ सिर्फ सेक्शन पूछा है, इसलिए सेक्शन 123 इज द राइट आंसर। आगे आते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में आर्टिकल 51A भाग 4 में बताया गया है, और वहां पर यह बताया गया है कि मौलिक कर्तव्य 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार के संबंध में। तो ये हो गया आपको फंडामेंटल ड्यूटीज से सवाल, मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पूछ दिया मानवाधिकार आयोग, अगर आपने एनएचआरसी एक्ट पढ़ा हो या फिर संविधान में आपने एनएचआरसी को पढ़ा हो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, तो इसमें बताएगा कि सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो समिति का अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। आगे कहता है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ जो सवाल है, अगर इसमें संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, यही पूछ देता संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। चलते हैं आगे। द कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो ये इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर छोड़ता हूं, क्योंकि इस पर मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ी सा इस ट्रिकी सवाल है ये। इसको हम आपको अगले वीडियो या कहीं पर जब हम आपको पढ़ाएंगे वर्किंग ऑफ रेलवे, तब हम इस पे जिक्र करेंगे। तो इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं, चलते हैं आगे। कहता है प्रारंभ में कांस्टेबल की भर्ती 7वें वेतन आयोग के अनुसार किस वेतन स्तर पर की जाती है? तो लेवल 3 पर जो है कांस्टेबल को की जाती है, लेवल 4 पे जो है हेड कांस्टेबल आते हैं, लेवल 5 पे ASI, लेवल 6 पे सब इंस्पेक्टर, लेवल 7 पे इंस्पेक्टर, लेवल 8 पर जो है फिर
आपको लेवल 8 नहीं, लेवल 9 से देखेंगे तो आपको गेस्टेड ऑफिसर शुरू हो जाता है। तो ये सिंपल है, 7वें वेतन आयोग के तहत हम सैलरी ले रहे हैं, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। ये भी जनरल अवेयरनेस का ही सवाल है। आइए, आरपीएफ एक्ट को डीम्ड एज ए रेलवे सर्वेंट का किस धारा के तहत माना जाता है? सिंपल सवाल, आरपीएफ एक्ट की धारा 10 में इसके बारे में बताया गया है। आइए आगे, कहता है आरपीयूपी एक्ट 1966 में कहाँ डिफाइन किया गया है कि ऑफेंस जो होंगे इसके अंतर्गत नॉट टू बी कॉग्निजिबल होंगे? तो सेक्शन 5 में ये बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत जो भी अपराध है वो संज्ञेय नहीं होंगे। आगे देखिए, फिर रेलवे एक्ट का सवाल आ गया कि अगर रेल रिसीट जो है किसी का डिलीवरी के समय खो गया तो उसको एक बॉन्ड इशू किया जाता है, उसके बाद जो है माल सुपुर्दगी की जाती है, उस बॉन्ड को कहते हैं इंडेमनिटी बॉन्ड। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कसमें वर्किंग ऑफ रेलवे में। आगे चलिए, एनडीपीएस एक्ट जो है अधिनियम कब लागू हुआ? यहाँ डेट पूछ लिया, इसलिए आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जो भी माइनर एक्ट पढ़ेंगे उसके थोड़े से डेट को जो है ट्रिकी रूप से हम लोग देखते रहेंगे। तो आज आपको यह कभी नहीं भूलिएगा आप, एनडीपीएस एक्ट जो 1985 में बना वो लागू हुआ बाल दिवस के दिन, 14 नवंबर, बाल दिवस के दिन। तो इससे आप आसानी से याद रखेंगे। चलते हैं आगे, कहता है डीडीएम भेजने का तरीका क्या है? वर्किंग ऑफ रेलवे में भी हम इसको देखेंगे। डीडीएम को 5 प्रकारों से भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो देखिए, तार द्वारा, यूटीएम द्वारा, डीडीपीसी द्वारा, ये तीनों तो है ही, इसके अलावा भी और मेथड है, और इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द दीज इज द राइट आंसर। आगे चलिए, आगे देखिए, यात्रियों से संबंधित सामान के खिलाफ अपराध किस अधिनियम में निपटाया जाता है? तो यात्री की सामान की अगर चोरी होती है तो उसे आईपीसी की धारा 379 में कवर किया जाता है, इसलिए आईपीसी इज द राइट आंसर। जोनल स्तर पे आरपीएफ का प्रमुख कौन होता है? तो पीसीएससी, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त। आगे आपको इसका पूछ दे फुल फॉर्म, पीसीएससी का फुल फॉर्म प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर, वहां दे देगा, और भी कुछ चीजें दे सकता है। इन चीजों को लेकर के भी आप तैयार रहिएगा। रेल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है, ये सवाल सब इंस्पेक्टर में भी छपेगा, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के सवाल आपको सब इंस्पेक्टर में छपेंगे। रेल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है तो वॉच ऑफ पैसेंजर, गाड़ी यात्री की जो घड़ी है वो नहीं आएगा रेल संपत्ति के अंदर, बाकी रेलवे ट्रैक, बुकशुदा संपत्ति, फिश प्लेट आएगा। तो अगर ये सवाल आता है तो आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा, एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है और एक से ज़्यादा गलत भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन से इसको और ट्रिकी बनाया जा सकता है सवाल को। आगे, आरपीयूपी एक्ट में जो है मौनानुकूलता के लिए, कनावाइंस के लिए जो है सजा किस में दिया गया है? तो सेक्शन 4 में इसके बारे में बताया गया है। फिर देखिए, आरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक संजय चंदर है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम के समय महानिदेशक बदल जाएंगे, इसलिए आप उन महानिदेशक के नाम याद रखेंगे, और वो मैं आपको वीडियो से सूचित भी कर दूंगा। जहरखुरानी के लिए जो दंडनीय अपराध है वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 328 आईपीसी में बताया गया है। आगे आते हैं, सेक्शन 390 किस चीज के बारे में बताता है? तो रॉबरी के बारे में बताता है। सिंपली अगर आप मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये सारे सवाल बड़े आसानी से आते होंगे। 124A किसके बारे में बताता है? सेडिशन के बारे में बताता है, और इसको मैंने बार बार पढ़ाया है, सेडिशन के बारे में बताता है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है सेडिशन के स्पेलिंग में भी और हिंदी में भी, ठीक है। हिंदी में राजद्रोह होना चाहिए यहाँ पर, और इंग्लिश में सेडिशन में एक डी कम होना चाहिए। तो ये चीजें आप देख लीजिएगा इसमें 124A। उसके बाद स्लीपर कोच में अगर यात्री का सूटकेस चोरी हो जाता है, उसकी जांच कौन करेगा? तो उसकी जांच करेगी जीआरपी। जीआरपी का फुल फॉर्म कमेंट करके आप बताएंगे हमें। तो आगे आते हैं, एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट इज कॉल्ड एज अंडर। मजिस्ट्रेट के समक्ष हम अगर मौखिक या लिखित रूप में कोई भी किसी भी आरोप को देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो जब आप सीआरपीसी की धारा 2 का डी पढ़िएगा, जिसमें डिफाइन किया गया है कंप्लेंट, आप वीडियो जाके सुनिएगा, वहां मैंने आपको बताया है कि कोई भी ओरली या लिखित रूप से दिया गया आरोप क्या कहलाता है, चाहे वो मजिस्ट्रेट के समक्ष हो या पुलिस के समक्ष हो, दैट इज कॉल्ड कंप्लेंट, शिकायत। आगे चलते हैं, एड टू पर्सन, ये मैंने 5 बार पढ़ाया है। एड टू पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर एक्सिक्यूटिंग वारंट इज इन सेक्शन 38 में इसके बारे में बताया गया है कि अगर कोई वारंट निष्पादित करने वाला पुलिस अधिकारी है या कोई और व्यक्ति आया है तो उसकी सहायता करेंगे। आगे है, एनडीपीएस का फुल फॉर्म पूछ लिया, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, बहुत ही सिंपल लेकिन ट्रिकी सवाल है। आइए आगे, रेलवे एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग विच ईयर? कॉमन सेंस वाला सवाल है।
1989 में पार्लियामेंट में पास हुआ और 1990 से जो है ये लागू हुआ है। रेलवे एक्ट के वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, अगर नहीं देखा है तो रिसेंट में मैंने जो रेलवे एक्ट का वीडियो अपलोड किया है वहां आप देख लीजिएगा। अगला सवाल ट्रिकी है, पैटर्निटी लीव के बारे में पूछा लेकिन कंफ्यूजन क्या दिया, पहले 2 बच्चों के लिए लोगों ने क्या किया, 15 और 15 दोनों जोड़ करके 30 दिन लगा दिया, लेकिन नहीं, पहले 2 बच्चों के लिए हर के लिए पितृत्व अवकाश 15-15 दिन है, मतलब पैटर्निटी लीव 15 डेज का होता है। आगे आते हैं सवाल। अगला सवाल है, आरपीएफ वाज एस्टेब्लिश्ड एज पर आरपीएफ एक्ट, तो 1957 में आरपीएफ एक्ट बना और उसी के तहत आरपीएफ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, आरपीएफ की स्थापना हुई। फिर आया आपको, सेंसर कम्स इन विच कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट, परिनिंदा जो है किस तरह का दंड में आता है, तो माइनर पनिशमेंट में आता है। आप कमेंट करके बताइएगा। रिप्रिमाइंड के बारे में बताइएगा, वो किस प्रकार का दंड है। आते हैं आरपीएसएफ के बटालियन को मैंने कवर कर रखा है, लेकिन उस पर एक नया वीडियो में बनाने वाला हूं, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आरपीएसएफ के बटालियन कुछ बढ़ गए हैं जिसको कि वहां पर कवर नहीं किया गया है। तो 5वीं बटालियन जो है वो कहाँ है, तिरुचिरापल्ली में है। आप कमेंट करके बताएंगे कि गोरखपुर में कौन सा बटालियन है, गोरखपुर में कौन सा बटालियन है। अगर कोई हेडक्वार्टर है तो आप बताइएगा गोरखपुर में है या फिर लखनऊ में है, किस में है, तो आप इसको आप हमें कमेंट करके बताइएगा। एक्सपेंड आरसीटी, आरसीटी का फुल फॉर्म पूछा, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, आरपीएफ क्लेम ट्रिब्यूनल नहीं, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, ये बिल्कुल आसान सवाल है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल जो है रेलवे एक्ट की किस धारा में परिभाषित है। आगे, मंडल स्तर पर संचालन शाखा का प्रभारी कौन होता है, हु इज इन चार्ज ऑफ ऑपरेटिंग ब्रांच एट डिविजनल लेवल, तो सीनियर डोम, सीनियर डोम मतलब सीनियर डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर। आगे चलते हैं, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री का मुख्यालय कपूरथला में स्थित है। एक्सपेंड आईएसएस, आईएसएस का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम, इसको क्या बोला जाता है, एकीकृत सुरक्षा प्रणाली। आगे, डीआरएस कार्ड का फुल फॉर्म, डेफिशिएंसी एंड रोलिंग स्टॉक, डेफिशिएंसी रोलिंग स्टॉक इज द फुल फॉर्म डीआरएस। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि डीआरएस कार्ड जब मेंटेन किया जाता है उसमें किन की उपस्थिति होनी चाहिए। एक्सपेंड आरडीएसओ, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अनुसंधान विकल्प एवं मानक संगठन। कमेंट करके बताएंगे आरडीएसओ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। आइए, जंक्शन बॉक्स बिलोंग्स टू विच डिपार्टमेंट, जंक्शन बॉक्स जो है इससे संबंधित है, तो रेल के किनारे में आप बड़े बड़े बक्से देखते होंगे, वो बक्सन, उस बक्से को कहते हैं जंक्शन बॉक्स, और ये सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग से संबंधित है। जंक्शन बॉक्स को क्यों पूछा गया, क्योंकि अभी सिग्नल के संबंधित ही बालासोर में दुर्घटना हुआ था, इसलिए पूछा गया। एपीएआर का फुल फॉर्म आपका एनुअल लिखा जाता है, तो एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट इज द राइट आंसर, एपीएआर। और पिछले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें सभी लोगों ने एपीएआर का जो कमेंट कर रहे हैं कि ये होगा सर, ये होगा, वो मैं बता दूं कि वहां पर जानबूझ करके एपीएआर को मैंने जो है गलत बताया था, ताकि मैं ये देखना चाह रहा था कि कितने लोग वीडियो को सीरियस होकर के देखते हैं। तो ध्यान देते रहिएगा, कुछ एक वीडियो में ट्रिकी पॉइंट के तौर पर इस प्रकार के मिस्टेक्स मैं जानबूझ करके करता हूँ, ताकि मैं ये देखता हूँ कि देखने वाले लोग उस तरीके से, अच्छे तरीके से उन चीजों को देखते हैं या नहीं। तो ये था एपीएआर। एक्सपेंड एएसटीयू, बहुत ही सिंपल, क्यों, सिक्योरिटी सर्कुलर 3/22 उसमें एएसटीयू का जिक्र किया गया, क्योंकि भारतीय रेलवे और बीबीए बचपन बचाओ आंदोलन, जिसके कि कैलाश सत्यार्थी का जो एनजीओ है, इन दोनों के बीच एक क्या हुआ है, इन दोनों के बीच आरपीएफ और बीबीए के बीच एक समझौता हुआ है कि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काम करेंगे, और उसी के संदर्भ में सिक्योरिटी सर्कुलर 3/22 आया, और उसी में एएसटीयू, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स का जिक्र किया गया है कि हर पोस्ट पर एएसटीयू बनाया जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल बना और आपके एग्जाम में आया, और सब इंस्पेक्टर में तो इसके सवाल आने की संभावना 100% है। मेरी सहेली किस लिए किया गया है, महिला यात्री की सुरक्षा के लिए, फॉर वुमेन पैसेंजर के लिए। सीएफएसएल, सब इंस्पेक्टर के लिए जानना, एएसआई के लिए जानना, सबके लिए जानना ये आवश्यक है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जब भी आप किसी प्रकार से कोई ऐसा केस करेंगे जिसमें आपको फॉरेंसिक चीजों की जानकारी चाहिए, तो आपको सीएफएसएल के पास जाना पड़ सकता है और पड़ता है। एमजीआर, मिसिंग गुड रिपोर्ट, मिसिंग गुड्स रिपोर्ट, लापता माल रिपोर्ट, एमजीआर। आइए, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो पीर पंजाल रेलवे सुरंग में कितनी लंबी बनाई गई है, तो ये 11.215 किलोमीटर। क्यों पूछा गया,
ये भी जनरल अवेयरनेस का सवाल है। मोदी जी का फोटो जवाहर वीर पंजाल सुरंग के बाहर आपको दिख रहा होगा, तो इसलिए ये पूछा गया। सुरक्षा नियंत्रण कक्ष किस नियम में, नियम 20 में इसके बारे में बताया गया है। आपको इसमें स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछ देगा। सुरक्षा नियंत्रण कक्ष जो है 4 स्तरों पे होता है। अब ये 4 होता है या 3, आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैंने बोल दिया। अब आप बताइएगा कि सुरक्षा नियंत्रण कक्ष जो है कितने स्तर पर मेंटेन होता है। आगे, पार्शियल डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट। हमने आपको पढ़ाया क्या, ओपन डिलीवरी, पार्शियल डिलीवरी। तो यहाँ पर 82 में पार्शियल डिलीवरी के बारे में बताया गया है। कमेंट करके बताइएगा ओपन डिलीवरी किस सेक्शन में बताया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है। अभी चिनाब नदी पर बना है जम्मू कश्मीर में, इसलिए यह सवाल आ गया करंट अफेयर्स। आगे, आरपीएफ नियम 1987 की कार्यकारी शाखाओं को कितने भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। आप कमेंट करके उन 5 भागों का नाम बताइएगा। उन 5 जो है पार्ट्स जो है उनका नाम बताइएगा कि किस क्या क्या कहेंगे। जैसे कि मैं एक बता दे रहा हूँ, किसमें, कार्यकारी शाखा में 5 भागों में। पहले स्टैटिक विंग, इसी तरीके से जो है 4 आप बताइएगा। किस वर्ष भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ, लेकिन अगर हम देखें इंडियन रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आज़ादी के बाद 1951 में। आइए, सील इज डैश। सील क्या है, सील एक सिक्योरिटी डिवाइस है, सिक्योरिटी उपकरण है, और जिससे सुरक्षा होता है सामान का। आईईडी का फुल फॉर्म पूछा गया, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। इसके बाद आइए, डीडीएम कितने घंटे के भीतर पारित किया जाता है, तो 6 घंटे के भीतर। ठीक है, डीडीएम के बारे में आगे जब हम वर्किंग ऑफ रेलवे के वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें सारी चीजें कवर की जाएंगी। आगे चलते हैं। कहता है कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने मूलधन का 5 गुना हो जाती है तो ब्याज दर क्या है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, ये मैंने पहले से हल कर रखा है। जानते हैं क्यों, आपका समय बच जाए। लेकिन यहाँ मैं आपको अगर फॉर्मूला बता दूं तो फॉर्मूला क्या कहता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। तो मान लीजिए कि x मूलधन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 गुना हो जा रहा है 10 वर्ष में, तो ब्याज कितना होगा 5x माइनस एक्स, 4x ब्याज हो गया, गुना 100 बटा मूलधन गुना कितना समय लगा 10 वर्ष लगा। इसको कटाएंगे तो आप 40% इज द राइट आंसर। आइए, इसमें से कौन सी संख्या सम संख्या नहीं है पूछ रहा है। तो सम संख्या वैसी संख्या जिसे 2 से विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। तो इसमें 15 2 से विभाजित नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कि इनको गुना करने पे कितना आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 0.5 लिखा है तो 0.5 को 5/10 लिख दिए। 0.05 लिखा हमने 5/100 कर दिया, क्यों, 2 शून्य आ जाएगा। और 5/1 अगर करेंगे तो 125/1000 हो जाएगा। 0.125 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आते हैं, 7 का क्यू, 7 का क्यू कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। 7 गुना 7 गुना 7, इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा 0.1 माइनस जो है इसमें। आते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2012। यहाँ नियम 2012 पूछा है तो 2005 तो पहले ही छट जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ 31 जुलाई इज द राइट आंसर। आगे, भारत की राजधानी नई दिल्ली, सब जानते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ आरपीएसएफ दिल्ली या नई दिल्ली, सही है। फिर कह रहा है ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है कब आया भारत में, तो 1993 में आया एनएचआरसी एक्ट। इसके बाद आते हैं मौलिक अधिकारों में जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो ये क्या है, ये समानता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आता है 14 से 18। इसमें से कौन यूएन की एजेंसी नहीं है, यूनिसेफ, यूनेस्को और आईएलओ ये यूएन की एजेंसी है, लेकिन डब्ल्यूटीओ का गठन 1995 में हुआ था अलग से। अब आया राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A, इसको संविधान संशोधन 86वां किया गया, उस समय लाया गया। इसके बाद आइए, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेंट, किस में फंडामेंटल, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, भाग 4 के 51A में आर्टिकल में इसको जिक्र किया गया है। और लेसिस फेयर, ये साइकोलॉजी का सवाल, फिलॉसफी का ये या साइकोलॉजी का सवाल है ये। लेसिस फेयर जो है दर्शन किसका है, तो ये वेलफेयर स्टेट के बारे में पूछा गया। अगर इसको और देखें तो ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है। तो ये 100 सवाल हमने डिस्कस किए, आपको इन 100 सवालों को याद रखना है, और इसी प्रकार की प्रकृति से आपके सवाल जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपके लिए ये पूरा डिस्कशन लाभदायक सिद्ध हुआ होगा, और जितने भी सवाल हमने पूछे हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में दिए होंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ सभी के बीच शेयर करिएगा, ताकि
वो भी इससे लाभान्वित हो पाए। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।